बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, पेपर कोड है MS152। हमारा पहला क्वेश्चन 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, हर एक के नंबर हैं 5। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, हर एक के नंबर हैं 10। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स आर देयर चूजन फ्रॉम द 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। हमारे पास जो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स हैं 26, उनमें से हमने 4 अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम कितने पॉसिबल परमुटेशंस जनरेट कर सकते हैं। टोटल 26 हमारे पास लेटर्स हैं और 4 हमने चूज़ करना है। तो पॉसिबल परमुटेशंस के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं NPR, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम n और r की ये जो कीमतें हैं ये हम रखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास पॉसिबल आंसर आ जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 वेल शफल्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस। ताश के 52 पत्ते हैं, आपने इनमें से एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता एस का नहीं है। अब आप नोटिस करें कि ताश के 52 पत्तों में जो एस के पत्ते हैं वो हैं 4, जो बाकी हैं वो 48 हैं और 52 में से आपने एक निकाला। हमारे पास जो सैम्पल स्पेस के पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो 52 हैं। हमने एक इवेंट बनाया ए सिलेक्टेड कार्ड इज़ नॉट ऑफ एस, कि जो पत्ता आपने चूज़ किया है वो एस का नहीं है। इसका मतलब कि वो फिर 48 जो अदर कार्ड्स हैं उनमें से आया, 4 में से 0 और 48 में से 1। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास 48 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है सैम्पल स्पेस बनाना, दूसरा स्टेप है इवेंट बनाना और तीसरा स्टेप है फार्मूला अप्लाई करना। अब फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है। तो ये जो आपने कीमतें निकाली हैं 48 ओवर 52, इस फार्मूले में कीमतें रखने से ये हमारे पास पॉसिबल आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द डाटा। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें से हमने रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। रेंज का ताल्लुक जो है वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन से है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का ताल्लुक रिलेटिव डिस्पर्शन से है। रेंज निकालने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, एक है मैक्सिमम वैल्यू और एक है मिनिमम वैल्यू। हमारे डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 125 और जो सबसे छोटी है वो 63 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम रेंज मालूम कर सकते हैं, रेंज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये रिलेटिव डिस्पर्शन का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर आ रहा है। एक बात आपने बेटा ज़हन नशीन रखनी है कि जो रिलेटिव डिस्पर्शन होता है इसकी रेंज 0 to 1 होती है और जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होता है उसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के अंदर रेंज है मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब रिलेटिव डिस्पर्शन के लिए यूज़ होती हैं टर्म्स। क्वेश्चन नंबर है 4, गिवन द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल x विद मीन 18 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके k की कीमत जो है वो एवेल्यूएट करनी है।
अब के निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में शिफ्ट करेंगे। हमारे पास जो ये इक्वेशन है x की, इसको हमने z में शिफ्ट करना है। z में शिफ्ट करने के लिए हम x में से मीन निकालेंगे और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी k में से हमने मीन निकाला 18 और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 पे डिवाइड कर लें। ये हमारे पास z आ गया। इस इक्वेशन को हम फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, फंक्शन की फॉर्म में लिखा। ये फाई इस तरफ आके इन्वर्स होगा। इन्वर्स के टेबल में से आपने इसकी वैल्यू जो है वो देख ली। अब यहाँ पर माइनस इस वजह से आया है कि आपके पास जो इन्वर्स के टेबल में वैल्यू देखी जा रही है वो 0.5 से छोटी है। अगर ये 0.5 से वैल्यू बड़ी होती तो फिर यहाँ हमने प्लस लिखना था। 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं और 18 को दूसरी तरफ ले आएँ तो ये दूसरी साइड पे आके प्लस होगा। इसको आपने सॉल्व किया तो ये k की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है और अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो डेफिनेटली उसने इस क्वेश्चन को गलत किया है। आपने पहले इस क्वेश्चन को समझना है, फिर इसको आपने सॉल्व करना है। ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स to complete 60 pages of a record notebook. 8 students have completed only 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 and 37 pages. Find the standard deviation of the pages yet to be completed by them. अब ये जो लफ्ज़ yet to be completed है, इसका मतलब है कि आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है ये उन पेजेस का मालूम करना है जो अभी उन बच्चों ने रिकॉर्ड नहीं किए, यानी जो अभी रह गए हैं। मतलब 60 पेजेस हैं टोटल और 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने इतने पेजेस सॉल्व किए। अब जिनके बच गए हैं, यानी किसी ने 32 पेजेस सॉल्व किए हैं तो उसके बचे कितने हैं 28। इसी तरह जिस बच्चे ने 35 पेजेस कंप्लीट किए हैं तो उसके कितने बचे हैं 25। तो ये जो रेस्ट ऑफ द पेजेस हैं उनका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मालूम करना है। इसका मतलब कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन है स्मॉल एक्स की फॉर्म में। ये हमारे पास स्मॉल एक्स का डाटा है। अब कैपिटल एक्स का डाटा हमारे पास है 60 में से एक्स, ये जो गिवन पेजेस हैं ये आपने 60 में से निकाले तो बाकी जो आपके पास बचे वो येट टू बी कंप्लीटेड वाले ये आ गए। अब ये जो कैपिटल एक्स है इसका आपने स्क्वायर लिया और इन दोनों को सम अप करके ये आपने सम ऑफ एक्स और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स मालूम किया। इससे फिर हमने ये मीन वेरिएंस निकाला, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप ये वाला एक्स यूज़ नहीं कर रहे बल्कि आपने ये वाला एक्स यूज़ किया जो कि रेस्ट ऑफ द पेजेस है, जो पेजेस अभी रह गए हैं, कंप्लीट नहीं हुए। नेक्स्ट है नंबर 6 क्वेश्चन है लेट एक्स बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ। ये हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ है। इसका हमने मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो हमें पीडीएफ दिया गया है क्या वो प्रॉपर पीडीएफ है या नहीं है। पहले हमने इस पीडीएफ को चेक करना है कि ये पीडीएफ ठीक है। अगर ये पीडीएफ ठीक है तो फिर ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा, क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टीज़ का पूरा होना इस बात की गारंटी है कि ये पीडीएफ आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये जो पहली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये ट्रू हैं क्योंकि ये इस लिमिट के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ट्रू साबित हो रही हैं। ये तीसरी वाली जो है इसको हमने चेकआउट करना है। अब तीसरी प्रॉपर्टी के लिए टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1 या टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ यूनिटी। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम लेंगे 0 और प्लस इन्फिनिटी की जगह पर 1, क्योंकि इस फंक्शन की जो मिनिमम रेंज है वो 0 और मैक्सिमम रेंज 1 है। तो एफ एक्स की जगह पर हमने फंक्शन रखा है। इस एक्स का हम इंटीग्रल लेंगे तो ये x²/2 है। एक्स की जगह पर 1 रखें, फिर एक्स की जगह पर 0, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब आप नोटिस करें कि ये जो आंसर हमारे पास आया है ये 1 के इक्वल नहीं आया। इसको 1 के इक्वल होना चाहिए था। अब चूंकि ये 1 के इक्वल नहीं है इसका मतलब कि ये पीडीएफ आपका प्रॉपर नहीं है। तो इस पीडीएफ को प्रॉपर करने के लिए ज़रूरी है कि आप
अपने PDF को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि ये जो 2 आपके पास आ रहा है इस x को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये PDF जो है ये आपका प्रॉपर बन चुका है। अब आपने इसका मीन लेना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बाय डेफिनेशन। तो -∞ की जगह पर 0 और +∞ की जगह पर 1। तो ये कीमतें हमने रख दी। fx की जगह पर 2x, इसको आप सॉल्व करें। 2 जो है ये आप बाहर शिफ्ट कर लें और x इंटू एक्स ये x² हो गया। x² का इंटीग्रल लें x की पावर 3/3। x की जगह पर 1 रखें, फिर x की जगह पर रखें 0, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, हर एक के नंबर हैं 10। पहला क्वेश्चन है, A large chain retailer purchases a certain kind of electronic device from the manufacturer. The manufacturer indicates that the defective rate of device is 3%. The inspector of retailer randomly picks 20 items from the shipment. What is the probability there will be at least one defective item among 20? जो मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उसने ये कहा कि 3% डिवाइसेस जो हैं वो ख़राब हैं। जो इंस्पेक्टर है उसने 20 आइटम्स को पिक किया और उन 20 आइटम्स में से हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि कम से कम एक जो है वो डिफेक्टिव आइटम मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करेंगे और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करेंगे। पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने के पीछे लॉजिक हमारी ये है कि यहाँ पर जो डिफेक्टिव रेट है वो 5% से कम है। इस वजह से हम यहाँ पर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। P की वैल्यू हमारे पास है 0.03 और Q हम निकाल सकते हैं 1 माइनस P से ये आ गया 0.97। N हमारे पास है 20, तो एवरेज डिफेक्टिव आइटम जो है NP, इनको मल्टीप्लाई करके हम ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है 0.60। अब ये लैम्डा की कीमत जो है ये हमने पाइथन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख दी। यहाँ पर लैम्डा की कीमत ये रखने से ये हमारे पास फिटेड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जो है वो 0 to ∞ है। हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि कम से कम एक आइटम जो है वो ख़राब है, इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा। तो इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। x लेस देन 1 मीन x इज इक्वल टू 0। इससे प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में हम x की जगह पर रखेंगे 0, तो फिर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है ये आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने के पीछे हमारी लॉजिक ये है कि हमारा जो n है वो 20 है और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो n की वैल्यू 20 तक अप्लाई किया जा सकता है। उसमें p की वैल्यू जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू छोटी है, इस वजह से हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की। बट n जो है वो 20 तक अगर हो तो हम बायनोमियल भी यूज़ कर सकते हैं। बायनोमियल की एक कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है, दूसरी यहाँ पर पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी बायनोमियल अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर अब आप बायनोमियल का जो फंक्शन है इसमें कीमतें रखें। n की जगह पर 20, p की जगह पर आपने रखा 0.03, q की जगह पर 0.97, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ये खुल जाएगा। इसके बाद सेम पार्ट के प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x लेस देन 1 मीन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n की वैल्यू 20, p की वैल्यू 0.03, q की वैल्यू 0.97, x की वैल्यू आपने 0 रखा, तो इसको आप सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। गिवन ए रैंडम
variable x having a normal distribution with mean 50 and standard deviation 10. Find the probability that x assumes a value between 45 to 65. अब यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और आपने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए हम दो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। एक है विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन और दूसरी है विद कंटिन्यूटी करेक्शन। अगर हम इस पे कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई नहीं करते, हम अपने डाटा को एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, तो हमने इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए इसको पहले हमने जी में शिफ्ट किया, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में शिफ्ट किया इस एक्स को। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में शिफ्ट करने के लिए एक्स में से हमने मीन निकाला और सिग्मा पे डिवाइड किया। 45 में से मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड, 65 में से मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है वो हमने यूज़ करना है। तो बड़ी में से छोटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.5, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.5। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो है क्यूमुलेटिव फॉर्म की हैं, इनको फंक्शन में कन्वर्ट करें और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो हैं आप क्यूमुलेटिव टेबल में देख सकते हैं। 0.5 माइनस के साथ और 1.5 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव टेबल है 1.5। इसको आप नोटिस करें कि ये वैल्यू 1.5 के लिए 0.9332 आ रही है और -0.5 के लिए जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 0.03। ये -0.5 के लिए 0.3085 है। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है, माइनस करके आप ये जवाब जो है ये ले सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम विद कंटिन्यूटी करेक्शन सॉल्व करें तो विद कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए ये जो डाटा है इसके ऊपर पहले हम कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करेंगे। इसको 0.5 आपने कम करना है और इसको 0.5 आपने बढ़ा देना है। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्योर नंबर जो है यानी एग्जैक्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं होती, तो उसको आप फिर कंटिन्यूटी करेक्शन में ले जा के सॉल्व करते हैं। तो इसमें से 0.5 निकाला, इसमें 0.5 आपने प्लस कर दिया। अब इन दोनों को आपने जी में शिफ्ट किया, सेम टेक्निक के एक्स में से मीन निकाला और सिग्मा पे डिवाइड किया। अब ये जो दो आंसर्स आपके पास आए हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल का है उसकी मदद से आपने इसे सॉल्व करना है। बड़ी वैल्यू में से आप छोटी निकालना है। अब फिर आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो क्यूमुलेटिव टेबल है उसको यूज़ करके ये वैल्यूज़ निकाली और इन दोनों से आपने ये आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। अब जो नंबर 3 है यहाँ पर कैलकुलेट द मीन डेविएशन and the coefficient of mean deviation from mean in continuous group case showing the weight of 60 apples. Also draw the histogram. इस डाटा के ऊपर आपने मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है और साथ में आपने हिस्टोग्राम भी बनाना है। अब ये जो डाटा हमें दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाटे से मीन जो है वो फाइंड आउट करेंगे और मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने इसका एक्स बनाना है। इन दो वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें। ये एक्स का कॉलम जो है ये खुल जाएगा। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये एक्स का कॉलम खुल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। अब एफ एक्स का कॉलम इसको सम अप करें और इधर से एफ के कॉलम को सम अप करें और फिर इससे आप निकाल लें मीन। ये हमने मीन निकाल लिया। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए एक्स में से एक्स बार पहले निकालेंगे, फिर उसका मॉड लेंगे। मॉड मीन जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी पॉजिटिव और फिर उस कॉलम को हमने एफ से मल्टीप्लाई करके सम अप करना है। तो एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से हमने मीन माइनस किया। इन तमाम वैल्यूज़ में से मीन माइनस किया और मीन का आंसर हमारे पास है 122.5।
ये वैल्यू हमने x की तमाम वैल्यूज़ में से माइनस की और फिर हमने उसके ऊपर मॉड अप्लाई किया। मॉड अप्लाई करने का मतलब ये कि जितनी वैल्यूज़ माइनस की थी वो सारी होगी प्लस की। फिर उस कॉलम को हमने इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये एक ही कॉलम बना दिया। अब यहाँ पर हमने दो कॉलम नहीं बनाए, बल्कि हमने एक ही कॉलम के अंदर ये सारा सॉल्व किया। इनको सम अप करें, इनको सम अप करके तो आप ये मीन डेविएशन के फार्मूले में ले आए। यहाँ से आपको मीन डेविएशन मिल गया। देन आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए मीन डेविएशन ओवर मीन। अब यहाँ मीन डेविएशन और मीन की वैल्यूज़ पुटअप करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने निकालना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। अब हमने सी बी का कॉलम जो है वो बनाना है। सी बी का कॉलम बनाने के लिए इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लें और उसे 2 पे तकसीम करें। इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया तो 1 आया, 2 पे तकसीम किया 0.5, वो 0.5 आपने इसमें से माइनस किया और इस कॉलम में प्लस कर दिया। तो ये आपके पास सी बी का एक कॉलम जो है ये खुल जाएगा। अब सी बी और इस एफ़ के कॉलम को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम लेंगे क्लास बाउंड्रीज और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसीज। पहली क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9। तो ये हमारे पास है हिस्टोग्राम की एक शेप जो है ये आ जाएगी। आप नोटिस करें कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज ली हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ली हैं फ्रीक्वेंसी। अब नोटिस करें मज़ीद कि यहाँ मैंने 2 लाइंस लगाई हैं। इट मीन्स कि इंटरवल हमने सेम शो किया है विड्थ का। इनमें जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमने यहाँ पर जनरेट करने के लिए इस बार को 2 बार से हमने इस लाइन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि इन सारी बार्स के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम है और 0 से यहाँ तक का डिफरेंस भी सेम है। इस बार को लाइन को 2 बार से काटने का मतलब ये है। अब ये एक्स एक्सिस पे हमारी क्लास बाउंड्रीज आ गई और वाई एक्सिस के ऊपर है हमारी फ्रीक्वेंसी। पहली क्लास में फ्रीक्वेंसी है 9, तो ये 9 के ऊपर जो है ये आपने पहली रेक्टेंगल जनरेट कर ली। दूसरी क्लास में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 10। तो अब आपने दूसरी क्लास में जो रेक्टेंगल जनरेट की है दूसरी क्लास की उसकी हाइट 10 है। फिर तीसरी क्लास जो है उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है 17। तो अब तीसरी क्लास में जो हाइट हमारे पास आ रही है वो 17 है, ये 18 से थोड़ा सा नीचे। तो इस तरह आपने तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को प्लॉट कर दिया तो ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का एक ग्राफ हमारे पास आ गया। इस ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।